Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is other financial services provided by the banks part 1 itself. So this is chapter number 26 of module D itself. So let's get started. So देखिए हम लोग अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, क्रॉस सेलिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, डीमैट पीएमएस और फैक्टरिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देखिए रिटेल बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर जो लार्ज कस्टमर बेस है वो एक बहुत ही प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करता है या फिर एक मेजर रोल प्ले करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कस्टमर बेस की वजह से यहाँ पे जो रिस्क है वो भी हमारा जो है वो स्प्रेड हो जाता है और इनको एक हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं. बट अब कस्टमर की जो नीड है वो जस्ट बियॉन्ड द बैंक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज से ज़्यादा जो है वो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है एक बैंक से कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफर कर दिया जाए जहाँ पे एक कस्टमर की सारी नीड्स को जो है वो फुलफिल किया जा सके. अब ड्यू टू सम रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस बैंक जो हैं वो इन सभी सर्विसेज को खुद ऑफर नहीं कर सकते हैं. सो इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? सॉल्यूशन ये है कि बैंक्स जो हैं वो टाई अप कर सकते हैं विद द रेलेवेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इटसेल्फ. अब ये जो हमारी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको हम लोग पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी बोल देते हैं और also known as para banking or shadow banking itself. So it refers to a set of financial activities and services that operate outside the traditional banking sector but are closely related to the banking function itself. अब जो banks हैं those are permitted to offer these services by the RBI by acting as a corporate agent. मतलब banks जो हैं वो corporate agent की तरह act करके इन services को ऑफर कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसके अंदर हम लोग ऑफरिंग दीज सर्विसेज कवर्स द एंटायर नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू. अब अगर बैंक्स की हम लोग बात करें तो बैंक के लिए ये जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स रहते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज रहती हैं दीज आर दी की ड्राइवर ऑफ द रेवेन्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फ़ी बेस्ड इनकम जो है वो इन सर्विसेज के थ्रू बैंक जो है वो अर्न करता है. इसके अलावा बैंक्स के लिए किसी भी तरह की कोई डायरेक्टली रिस्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं देखी जाती है इन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर. अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में. सो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट. अब हम लोग जानते हैं कि मान लो कोई एक कस्टमर है जो इस मल्टीपल कंपनीज़ के मल्टीपल स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है बट उसके पास जो क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा है वो कम है. इसी तरह से एक बी इन्वेस्टर है जिसकी सेम फाइनेंशियल गोल्स हैं बट उसके पास भी फंड नहीं है इतने ज़्यादा कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए. तो इस तरह से मल्टीपल इन्वेस्टर्स की जो भी सेविंग्स रहती हैं या फिर जो फंड्स रहते हैं उनको पूल किया जाता है और इन कंपनीज़ के मल्टीपल सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है. सो a mutual fund is a form of collective investment that pools the savings from number of investors who share a कॉमन फाइनेंशियल गोल. अब म्यूचुअल फंड के अंदर ही हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मनी इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे मनी को इन्वेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं को हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं. पोर्टफोलियो क्या है? कंबाइंड होल्डिंग ऑफ द फंड. पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक बास्केट के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ फंड्स के अंदर जो है वो मल्टीपल काइंड ऑफ एसेट्स के अंदर आपका जो फंड है उसको इन्वेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ यूनिट. अब देखिए यूनिट क्या है कि जैसे इन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट के बदले में यहाँ से जो है वो यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं इन कस्टमर्स को एज देयर शेयर होल्डिंग और काइंड ऑफ ओनरशिप हम बोल सकते हैं. सो इन्वेस्टर्स proportionate ownership with respect to the investment done by the individual investor itself. Next one is AMC. अब AMC क्या है? It is एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहाँ पे जो है जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं वो मनी को मैनेज करने का काम करते हैं. अब नेक्स्ट इज यूनिट होल्डर. अब यूनिट होल्डर क्या है? यूनिट होल्डर कौन हुए? जो ये ए और बी इंडिविजुअल्स हुए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, मतलब इन्वेस्टर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड आर नोन एज यूनिट होल्डर्स. सो मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सेलेंट फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में. सो सेलेंट फीचर्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो आपका जो पैसा है उसको आपके जो फंड मैनेजर्स हैं जो मैनेज करेंगे आपके पैसे को, दोज आर प्रोफेशनल इन नेचर. इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन इज़ देयर. अब हम लोगों ने एक कॉमन सी सेइंग सुनी हुई है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. मतलब सारे के सारे एग्स को एक बास्केट में मत डालो, अगर बास्केट टूट गई तो सारे के सारे एग्स जो हैं दोज एग्स विल बी स्पॉइल्ड इटसेल्फ. सो इसीलिए यहाँ पे जो है वो मल्टीपल
सिक्योरिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है इन्वेस्टर से। अब रिस्क इज स्प्रेड आउट, मतलब रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाता है इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो रहती है दैट इज लोअर देन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी। अब देखिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर कन्वर्टेबल इनटू मनी बाय द वे ऑफ सेल इन द मार्केट। सो हम जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं इनको जो है वो सेल कर सकते हैं मार्केट में, और जब भी हमारी नीड हो उसको जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी, सो buying a mutual fund unit is simple, small in amount and ease of investment is there itself. Next salient feature is low risk, but investors should examine each of the above features carefully. मतलब जो भी ये 5 फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए इनको जो है वो केयरफुली एक इन्वेस्टर को जो है वो क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, सो दैट कि वो किसी भी तरह से जो है वो मतलब उसके साथ जो है वो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, या इन द सेंस कि वो जो इन्वेस्टर है वो जब भी इन्वेस्ट करे वो ये देखे कि क्या उसका जो फंड है वो प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है, डाइवर्सिफाइड फंड है या नहीं है, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या नहीं है, इसके अलावा लिक्विड है उसका फंड या नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सेलेंट फीचर इज चॉइस ऑफ स्कीम्स। सो देखिए अ वाइड चॉइस इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर अक्रॉस द एसेट क्लासेस। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ एसेट्स जो रहते हैं वो स्टोर रहते हैं, जिनके अंदर एक इंडिविजुअल के फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट्स। अब देखिए इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड ऑल्सो एंजॉय tax benefit in the selected schemes like ELSS, that is equity linked saving scheme under section 80C of Income Tax Act 1961 itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो देखिए ईच फंड हैज़ अ predetermined investment objective that tailors the fund's asset, region of investment and इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। मतलब हर एक जो म्यूचुअल फंड रहता है उसका एक प्री डिटरमाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसेट्स इटसेल्फ। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम लोग 3 तरह से जो है इसको मेजरली जो है वो क्लासीफाई करते हैं। इक्विटी फंड्स, जहाँ पे जो फंड्स हैं उनको स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम फंड्स, जहाँ पे आपके फंड्स को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मनी मार्केट फंड्स। अगर इन तीनों के अलावा अगर रहते हैं कोई तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड फंड्स, जिनके अंदर इन तीनों का ही लगभग हम लोगों को मिक्सचर देखने को मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बेस्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ओपन एंडेड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिनको जो है जिनके अंदर जो इन्वेस्टर है वो उनको परचेज और रिडीम कर सकता है उनके यूनिट्स को एट द नेट एसेट वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फंड हाउस और थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज क्लोज एंडेड फंड्स। सो अनलाइक ओपन एंडेड फंड्स, जो ये क्लोज एंडेड फंड्स रहते हैं ये फंक्शन करते हैं फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं दोज कैन बी रिडीम्ड ऑन द मेच्योरिटी डेट एंड इन्वेस्टर कैन ट्रेड देम ऑन स्टॉक मार्केट टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी इटसेल्फ। तो अगर जब भी इन्वेस्टर को लगता है कि उसको पैसों की ज़रूरत है तो उन फंड्स को जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट करके जो है वो अपने फंड्स को वहाँ से रिडीम कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इंटरवल फंड्स। सो दीज फंड्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स। इन्वेस्टर कैन ओनली परचेज यूनिट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ऑफरिंग पीरियड। जबकि एक इन्वेस्टर अगर रिडीम करना चाहता है तो ही इज़ परमिटेड टू रिडीम द फंड at the net asset value of the fund during the predetermined intervals itself. So ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में। सो देखिए कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, इक्विटी फंड स्कीम, डेट फंड स्कीम्स और हाइब्रिड फंड स्कीम्स। सो जो ये हमारा सेबी है, सेबी के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी जहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर भी जो था वो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विटी स्कीम्स के बारे में। सो दीज रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अलॉन्ग विद सम इनकम एज वेल। अब ये अलग अलग तरह की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स के बेसिस पे जो है वो डिफाइन किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले लार्ज कैप इक्विटी स्कीम्स, जहाँ पे फर्स्ट 100 कंपनीज जो है इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मिड कैप इक्विटी स्कीम, जहाँ पे 101 से लेकर के 250 रैंक तक जो कंपनीज रहेंगी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके अंदर आपके फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम्स, जहाँ पे 251 ऑनवर्ड कंपनीज विच आर इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन उनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। नेक्स्ट
कैटेगराइजेशन इज डेट स्कीम्स। अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन द डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफरेंट मेच्योरिटीज़। यहाँ से जो है वो हमें एक रेगुलर इनकम को जो है वो एश्योर करते हैं अगर हम लोग डेट स्कीम्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड स्कीम्स। अब हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर हम लोग इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए विद अ स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो रिटायरमेंट फंड स्कीम्स रहती हैं उनके अंदर जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 5 साल रहता है या फिर टिल द रिटायरमेंट एज। इसके अलावा चिल्ड्रन फंड हम लोगों को देखने को मिलता है इसी स्कीम के अंदर, जहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है दैट इज़ एटलीस्ट 5 years और टिल द चाइल्ड अटेन द मेच्योरिटी, मतलब जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स और ETF दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ऐसे फंड्स जो मार्केट इंडेक्स के हिसाब से ग्रो करते हैं। सो ये हम लोगों ने बात की सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में। नाउ try to answer out this question in your comment box, guys. In which of the following equity scheme is a mutual fund investing in mid cap companies? Your options are first to 100th company in term of full market capitalization. Option B is 50th to 100th company in term of full market capitalization. Option C 75th to 100th company in term of full market capitalization. Option D is 100th to 250th company in term of full market capitalization. So try to answer out this question in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था गिफ्ट इज टैक्सेबल इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स। योर ऑप्शंस वर 40,000, 50,000, 1 lakh या फिर नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज 50,000। मतलब अगर 50,000 रुपये तक का जो गिफ्ट है उससे ज़्यादा अगर वैल्यू गिफ्ट की एक्सीड हो जाती है तो उस केस में जो गिफ्ट है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।